मैं कराता हूँ रिफ्रेश। हम क्या कर रहे हैं, हम शेड्यूल 3, ये ध्यान रखना है आपको कौन सा है ये, शेड्यूल 3, रिवाइज्ड शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किसका, कंपनी एक्ट 2013 का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट कर रहे हैं जो शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 में गिवन है, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यही जो फॉर्मेट है वो कंपनीज फॉलो करती हैं, जितनी भी जो कंपनीज होती हैं वो यही फॉर्मेट फॉलो करती हैं, और कोई और फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगी, वो नहीं, उनको यही वाला फॉर्मेट फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आपका क्या आता है, मेन हेडिंग्स क्या क्या है। अगर मैं मेन हेडिंग्स की बात करूं तो सबसे पहले मेन हेडिंग्स क्या क्या है, शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले मेन हेडिंग है आपकी शेयर होल्डर फंड। वन सेकेंड, ओके। सो सबसे पहले आपका क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो मेन हेडिंग होगी आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके बाद आपका क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आपके कितने आती है, 3 आइटम आती है। वो कौन कौन सी है, सबसे पहले शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को समझाने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नीचे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मतलब शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है। तो शेयर कैपिटल के अंदर आपका ये देखो, ये शेयर कैपिटल के लिए नोट दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा। शेयर कैपिटल के अंदर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, और उन दोनों को आपको क्या करना है, सेपरेटली शो करना है। जैसे अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, तो आपको ऐसे लिख देना है, शेयर कैपिटल के अंडर, उसके अंदर आपको क्या लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन जो देनी है ना, ये सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन आप दोगे वो नोट्स टू अकाउंट के अंदर देनी है। मींस इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे आपका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है और आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, और वो कितना कितना दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है 10 लाख, दोनों ही 10 लाख दिया हुआ है। तो इसका टोटल कितना हो गया, मुझे बताओ, इसका टोटल कितना हो गया, 20, इसका टोटल 20 है। तो ये जो 20 लैक्स है ना, वो आप यहां पे शो करोगे शेयर कैपिटल में, यानी इसका जो टोटल होगा वो तो आप यहां पे शेयर कैपिटल में शो करोगे, बट नीचे एक आप नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, नीचे की साइड आप एक नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, और उसको कहां पे, और उसको नीचे की साइड आप नोट्स टू अकाउंट बनाओगे और उसके अंदर आप एक्सप्लेन करोगे कि शेयर कैपिटल के अंदर आपका क्या आ रहा है। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है 10 लैक्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लैक्स, इसको सेपरेटली आपको शो करना है, यहाँ नहीं शो करना, बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करोगे। बैलेंस शीट के अंदर तो टोटल ही आप यहाँ पे 20 लैक्स लिख दोगे, यहाँ पे जो अमाउंट लिखोगे ये 20 लैक्स अमाउंट लिख दोगे यहाँ पे। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन आप दोगे ये आप नोट्स टू अकाउंट के अंदर दोगे। एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूंगा, क्वेश्चन भी गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन रिव्यू कर रहा हूँ। से देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1, ये इलस्ट्रेशन 1 अभी हम करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी आइटम है, ठीक है। जैसे इसका देख लो, एक तो फर्नीचर एंड फिक्सचर है और प्रेमिसेस है। फर्नीचर एंड फिक्सचर तो आपको पता ही है, और प्रेमिसेस क्या होता है, बिल्डिंग वगैरह, उसे प्रेमिसेस कहते हैं। ऑफिस वगैरह को क्या कहते हैं, प्रेमिसेस कहते हैं। तो ये दोनों फिक्स असेट्स के अंदर आते हैं, टेंजिबल असेट्स के अंदर आते हैं। तो टेंजिबल असेट्स जब आप शो करोगे यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो फिक्स असेट्स के अंदर आप टेंजिबल असेट्स को शो करोगे और वो उसका टोटल लिख दोगे, यहाँ पे टोटल लिख दोगे,
यहाँ पे आप एक्सप्लेन करके नहीं लिखोगे, जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया तो टेंजिबल असेट्स के अंदर आप फर्नीचर फिक्सचर भी लिख रहे हो और प्रेमिसेस भी लिख रहे हो, नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ टोटल लिख देना है, यहाँ पे टोटल मेंशन करना है और उसके बाद नोट्स को नीचे बनाना है आपको। ये देखो नोट्स, ये नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको नोट्स बनाकर उसके अंदर आपको दिखा देना है। जैसे ये देखो नोट्स बनाए हुए, ये थर्ड, ये मेंशन है, उसके अंदर प्रेमिसेस दिखाया हुआ अलग से और फर्नीचर एंड फिक्सचर दिखाया हुआ अलग से, और फिर उसके बाद इसका टोटल यहाँ पे करके यही टोटल आपको कहाँ पे लिख देना है, आपको यही टोटल आपको यहाँ पे टेंजिबल असेट्स के अंदर मेंशन कर देना 4859,940। यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, बोलो समझ में आया? अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, आपने बैलेंस शीट बनाई, आपने बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। बैलेंस शीट यहाँ पे आप बनाओगे, जो भी वर्टिकल फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो, वर्टिकल फॉर्मेट में आपने बैलेंस शीट बनाई। अब इसके अंदर जो भी आपने, जैसे शेयर कैपिटल आपने लिखा, शेयर कैपिटल की आइटम है, शेयर कैपिटल क्या, अब हमें पता है कि शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर हमें ये पता है कि शेयर कैपिटल के अंदर दो कैपिटल दी हुई है हमारे पास, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है, और दोनों का अमाउंट है 10-10 लाख, 10 लाख की, 10 लाख ये है, 10 लाख ये है। दोनों का टोटल कितना है? दोनों का टोटल कितना है? 20 लाख है, दोनों का टोटल 20 लाख है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर आप इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को सेपरेटली शो नहीं करोगे, आपको सिर्फ इसकी समरी बनानी है। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ समरी बनेगी, यानी शेयर कैपिटल टोटल है 20 लाख की, तो यहां पे आपको 20 लाख यहां पे शो कर देना है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो यहां पे आपको 20 लाख सीधा का सीधा शो कर देना है। बट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि जो 20 लाख कैसे बना, 20 लाख के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख का है, तो इसको आप कैसे कैसे शो करोगे? आपको नीचे बैलेंस शीट के नीचे आपको एक नोट्स टू अकाउंट बनाना है, नोट्स टू अकाउंट बनाना है, नोट्स टू अकाउंट। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ नोट्स टू अकाउंट। अब बाद में जिसने जो स्किप कर देगा क्लास को, फिर एनटीए उसको समझ नहीं आएगा, वो गूगल पे सर्च कर रहा होगा एनटीए का मतलब ही क्या है। नोट्स टू अकाउंट्स, आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने होंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे और यहाँ पे आप शो करोगे, यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर आप दिखा दोगे कि एक इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, 10 लाख और 10 लाख। ऐसे ही सब चीज का करना है आपको, सब चीज का करना है। जैसे अगर मैं फिक्स, ये तो हो गया कैपिटल का एग्जांपल हो गया, अगर मैं यही बात करूं, अगर कोई फिक्स असेट्स की बात करूं जो टेंजिबल असेट्स होती हैं, तो टेंजिबल असेट्स को भी आप इस तरह से ही दिखाओगे। मे भी हो सकता है आपके पास 5 तरह की टेंजिबल असेट्स हैं, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में तो सिर्फ उसका टोटल अमाउंट कर दोगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहाँ पे दिखाना होगा, आपको नोट्स टू अकाउंट एक बनाओगे और उसके अंदर आप जो पांचों आपकी जो टेंजिबल असेट्स थी उसको आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। बोलो यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया? सही, यस। तो उसके बाद शेयर कैपिटल हो गया। शेयर कैपिटल के बाद आपका कौन सा होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कौन कौन सी आइटम आती है वो एक बार देखिए। ये रहा आपका हेड रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक बहुत सारी आइटम्स हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा हो सकता है कि आपको उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में नॉलेज ना हो, ठीक है? तो मैं इन वन गो मैं समझाने वाला हूँ, प्लीज़ बी अटेंटिव, ठीक है? क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, बट वन शॉट में आप समझो। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर फर्स्ट जो है कैपिटल रिजर्व। अब आप में से कितने लोग हैं जो कैपिटल रिजर्व को नहीं जानते? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व? अमन तिवारी सर, आपने जो बुक्स रिकमेंड की थी उसमें से कोई भी मेरी लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है, तो इन केस आई बाय सम अदर बुक इज दैट ओके? हाँ अमन तिवारी, आप बाय कर सकते हो। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने कि आप 11-12 की बुक से भी काम चला सकते हो, ठीक है?
क्योंकि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये बताओ कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? किस किस को मतलब पता है इसका कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है ये बनता कैसे है, ठीक है? वन गो में समझा रहा हूं, फिर बाद में मत बोलते रहना कि हाँ सर कैपिटल रिजर्व क्या था, बता दो। वन गो में समझो कि कैपिटल रिजर्व का मतलब ये होता है कि जब आप कोई असेट्स को सेल करते हो, जैसे मेरे पास कोई बिल्डिंग थी 50 लाख की, है ना, और उसको मैंने 60 लाख में बेच दिया। कोई बिल्डिंग थी 50 लाख की थी और उसको मैंने 60 लाख में बेच दिया, मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं था, मेरा वो बिजनेस नहीं है बिल्डिंग को खरीदना और बेचना, ठीक है, बट मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी थी, मैंने उस बिल्डिंग को बेच दिया, ठीक है, जिससे मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया। उस कैपिटल प्रॉफिट को ना हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। उस कैपिटल प्रॉफिट को, क्योंकि कैपिटल वो मेरी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को बेचने से जो मेरा प्रॉफिट हुआ उसको कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, और उस कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये रिजर्व किस काम आता है कि कल को अगर कोई कैपिटल लॉस हो गया, मान लो कल को मैं मान लो कोई शेयर्स खरीदता हूं, बिल्डिंग को बेचने के बाद मैं शेयर्स खरीद लेता हूं और शेयर्स में मुझे लॉस हो जाता है शेयर्स के अंदर, तो उस लॉस को इस कैपिटल रिजर्व से हम सेट ऑफ कर देंगे। बोलो समझ में आया? कैपिटल रिजर्व हो गया। अब है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व? का मतलब होता है ये रिजर्व किस काम आता है? ये रिजर्व काम आता है कि जब भी आपको कभी अपने जो शेयर्स हैं मार्केट से बाय करने हैं, आपको खुद के शेयर्स मार्केट से बाय करने हैं या फिर बोनस इशू करना है। बोनस इशू समझते हो? एक बोनस इशू होता है। कंपनीज क्या करती हैं कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस इशू करती हैं। जैसे आपने, इसको मैं समझा रहा हूं, ये टर्म समझा रहा हूं, बोनस इशू क्या होता है। लाइक आपने पहले से रिलायंस के, मान लो एग्जाम्पल के रूप में, मान लो रिलायंस का आपने एक शेयर खरीदा हुआ है, सिर्फ एक रिलायंस का, और रिलायंस कंपनी ने फ्यूचर में 1:1 का बोनस इशू किया। बोनस इशू का मतलब होता है कि आपके पास जितने शेयर है ना, 1:1 का मतलब हो गया कि आपके पास एक शेयर था, रिलायंस आपको एक और शेयर दे रही है फ्री में, आपसे कुछ नहीं चार्ज कर रही, रिलायंस आपको एक शेयर दे रही है बोनस के रूप में, तो उसे कहते हैं बोनस इशू। तो ये बोनस इशू वगैरह अगर आपको करना है तो उसके लिए भी आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की नीड होती है। तो ये पहले से ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि अगर कल को बोनस इशू करना हो या फिर अपने ही शेयर्स को मार्केट से परचेज करने हो तो उस केस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैलकुलेट होता है। आपको नहीं पता, मैं बहुत ऐसी टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपको कभी कोई समझाएगा नहीं, ऐसे प्रैक्टिकली नहीं समझाएगा। स्कूल में भी किया था ना आपने, नहीं आया था ना समझ में कि क्या होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पर मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको क्या होता है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम को आप जानते हो कि जब भी आप जैसे शेयर्स वगैरह इशू करते हो और महंगा शेयर इशू करते हो, जैसे किसी शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज़ की, बट आपने इशू कर दिया 150 रुपीज़ का, तो जो 50 रुपीज़ का आपने प्रीमियम, 50 रुपीज़ का जो प्रीमियम चार्ज किया लोगों से, उसे कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो जो पैसा आएगा ना, उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर देते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है। ये वैसे आप करते हुए आए हो, 12th में आपने किया होगा कि जब भी आप शेयर्स इशू करते हो प्रीमियम में, यानी जो उसकी फेस वैल्यू होती है उससे ज़्यादा रेट पे आप इशू करते हो, तो उसका जो प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा मनी आपने रिसीव किया, उसको आप, क्योंकि वो प्रॉफिट तो है नहीं ना आपका, वो प्रॉफिट थोड़ी है, उसको आप क्या करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम में आप ट्रांसफर कर देते हो। अब यही सिक्योरिटी प्रीमियम आगे कहीं ना कहीं यूज होता है। उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कहने वाली बात क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये सारी चीजें आएंगी, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये होता है कि अगर
मान लो आपने कोई डिबेंचर इशू किए थे, डिबेंचर्स इशू किए थे। डिबेंचर इशू किस लिए होते हैं? लोन्स वगैरह, जब आप शेयर इशू लोन वगैरह लेने के लिए, लाइक आपको मार्केट से लोन चाहिए था, आपको पैसा चाहिए था, आपने बैंक से लोन नहीं लिया, आपने क्या किया, पब्लिक से लोन ले लिया, तो उसके लिए आप क्या करते हो, डिबेंचर्स इशू कर देते हो। तो डिबेंचर्स को इशू तो कर दिया आपने, बट कल को पे भी तो करना पड़ेगा ना फ्यूचर में। डिबेंचर को इशू तो कर दिया, अब वही लोन जो आपने पब्लिक से लिया है उसको कल को पे भी तो करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना के चलते हो पहले से ही, कि कल को हमें वो डिबेंचर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप रिजर्व बना के रखते हो। तो ये सारी आइटम्स आपकी आ सकती हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिसको आपको कहाँ पे दिखाना होगा, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व है। रीवैल्यूएशन रिजर्व ये होता है कि जैसे कोई एसेट है आपकी, उसका रीवैल्यू कर देते हो आप। जैसे कोई बिल्डिंग है, आपने उसको 50 लाख में दिखा रखा है, लेकिन वो उसकी एसेट, उसकी जो वैल्यू है कल को 1 करोड़ हो जाती है। 50 लाख की पहले से दिखाया हुआ है आपने, बट उसकी वैल्यू बढ़कर 1 करोड़ हो जाती है। तो 1 करोड़ अगर आप जब दिखाते हो उसको, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। मतलब जो भी आप रीवैल्यू करोगे ना, जब भी अपनी एसेट्स को रीवैल्यू करोगे, तब आपको एक रीवैल्यूएशन रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता है, सेफ साइड के लिए। कल को मान लो अगर दोबारा से उसकी वैल्यू गिर गई, तो इसलिए रीवैल्यूएशन रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये वो होता है जो इंप्लॉइज को दिया जाता है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट होता है कि जब कभी कभार कंपनीज क्या करती हैं कि जैसे रिलायंस कंपनी क्या करेगी कि रिलायंस के जितने भी इंप्लॉइज होंगे, उनको शेयर्स इशू कर देती है। शेयर्स सस्ते में, मार्केट में जो रेट चल रहा है, जैसे रिलायंस का भी जो रेट चल रहा है वो 2000 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो अपने एम्प्लॉइज को जैसे 500 रुपये में या 600 रुपये में है, 2000 का मार्केट में, बट 500-600 रुपये में अपने एम्प्लॉइज को दे देना, तो उसे कहते हैं शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अभी इशू नहीं किया, बट वो करने वाली है फ्यूचर में, तो उसका भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ये एक्सपेंस ही तो है कंपनी का। कल को एम्प्लॉइज को सस्ते रेट में प्रोवाइड करवाना है हमें, रिलायंस कंपनी को एम्प्लॉइज को सस्ते रेट पे अपने शेयर्स को प्रोवाइड करवाना है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो पहले से ही एक रिजर्व मेंटेन करके चलेंगे, वो डिफरेंस अमाउंट का वो रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं। फिर उसके बाद अदर रिजर्व्स हो गया, कोई और अगर कोई थर्ड पार्टी का कोई भी रिजर्व अगर उनको मेंटेन करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो आपका आएगा सरप्लस। जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसके अंदर जितना भी जो प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट हुआ था, वो आपका सरप्लस के रूप में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे दो आइटम, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है वो मैं बता चुका हूं आपको। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है वो बता चुका हूं। उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये शेयर वारंट मैंने बताया था आपको, शेयर वारंट का मतलब होता है कि अभी आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दे दिया, शेयर नहीं दिया अभी। कभी कभार कंपनीज क्या करती हैं, आपको कहती हैं कि मैं ना आपको 3 साल बाद, जैसे रिलायंस कंपनी को मार्केट से पैसे उठाने थे, तो उन्होंने क्या किया, आपको ये बोला कि अभी हम आपको शेयर इशू नहीं करेंगे, आप हमें अभी पैसे दे दो, हम आपको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं, कल को 3 साल बाद ना आपको उसके बदले ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको दिए हैं, है ना, तो उतने शेयर्स हम आपको दे देंगे 3 साल बाद। और पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कितने शेयर्स देने होते हैं, कितने शेयर नहीं देने होते, तो उसके बेसिस पे वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं। बट अभी आपको शेयर नहीं दिया, एक डॉक्यूमेंट दिया, उसे कहते हैं शेयर वारंट। तो जितना भी मनी रिसीव होगा अगेंस्ट शेयर वारंट, तो वो इसके अंदर आएगा, वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद क्या है, ये मेरा फर्स्ट वाला पॉइंट कवर हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या है। जो कभी कभार जब आप नया इशू करते हो, जब नए शेयर आप इशू करते हो, तो एप्लीकेशन मनी पे, एप्लीकेशन के टाइम पे, जब आपने नया एप्लीकेशन भरा है, उस एप्लीकेशन के टाइम पे जितना भी पैसा कंपनी के पास आ गया, और अभी अलॉटमेंट रहता है। जैसे आजकल आप देखते होगे, आप आजकल देख रहे होगे कि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं। जैसे बर्गर किंग का आया था अभी,
आपने सुना होगा बर्गर किंग का आईपीओ आया था, तो बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पैसे लगाते हैं, तो सबको नहीं मिलता वो। तो कंपनी के पास जितना भी पैसा आया, कलेक्ट हुआ, जैसे 40 गुना, 40 टाइम्स उनको पैसा रिसीव हो गया, बट उनको सेलेक्ट तो सिर्फ 1 टाइम ही करना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा मनी रिसीव हो गया, तब तक वो क्या है, वो लाइबिलिटी तो है कंपनी के लिए, तो वो लाइबिलिटी वो सेपरेटली शो करेंगे यहाँ पे। जब तक वो वापस नहीं कर देते, अलॉट नहीं कर देते, तब तक वो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के रूप में शो करेंगे। और एक बार ही उन्होंने कैपिटल, मतलब मान लो शेयर्स इशू कर दिए उसके बदले में, तो फिर वो कहाँ पे चला जाएगा, वो शेयर एप्लीकेशन मनी से ट्रांसफर होकर शेयर कैपिटल में चला जाएगा। मतलब अगर शेयर इशू कर दिए उन्होंने, तो ये ट्रांसफर होकर यहाँ पे चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और जब तक शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, तब तक ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको पेंडिंग अलॉटमेंट में शो करेंगे सेपरेटली। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद थर्ड आइटम हमारी क्या है, थर्ड आइटम है नॉन करंट एसेट्स, और फिर उसके बाद है करंट एसेट्स। अब ये आप जानते हो, नॉन करंट एसेट्स होती हैं लॉन्ग रन, जो लॉन्ग रन की लाइबिलिटीज होती हैं। असेट्स बोल रहा हूं मैं, बाय मिस्टेक आई सेड असेट्स, इट्स अ लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो आगे दो हिस्सों में बांटा हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, और द नेक्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज आपके हो गए जो लॉन्ग रन लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, जो लंबे टाइम तक चलने वाली है। और करंट लाइबिलिटीज होगी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, जो शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है 12 मंथ के अंदर, या फिर एक बिजनेस साइकिल के अंदर, ठीक है। जो 12 मंथ के अंदर जनरली क्या होती हैं, वो गायब हो जाती हैं, मतलब आप पे कर देते हो उनको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आ रहा है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जितने भी जो आपकी बोरोइंग्स होंगी, जैसे लोन्स वगैरह होंगे, आपके जितने भी जो लोन्स वगैरह होंगे, जैसे आपने एसबीआई से लोन लिया, एचडीएफसी से लोन लिया, जिस भी बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है, और वो जो लोन है वो लंबे टाइम के लिए, जैसे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो ज़्यादा टाइम के लिए, जो ज़्यादा टाइम पीरियड का जो लोन है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। वेरएज अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, जैसे 1 साल के लिए लोन लिया, 6 महीने के लिए लोन लिया, 3 महीने के लिए लोन लिया, तो वो कहाँ पे आएगा, आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए मैं इतना समझा देता हूं आपको बस। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी ना कभी आपका टैक्स के हिसाब से, मतलब कोई टैक्स का डिफरेंस आ रहा होता है, टैक्स का कोई डिफरेंस आ रहा होता है ना, बस वन गो में समझ लो, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो होता है ना, ये एक डिफरेंस होता है कि कभी कभार क्या होता है कि अकाउंट्स वाले और इनकम टैक्स वाले दोनों अलग अलग बात कर रहे होते हैं। अकाउंट्स के हिसाब से आपका कोई XYZ अमाउंट बन रहा होता है, जैसे अकाउंट के हिसाब से आपका 10 लाख का टैक्स आपको देना है, अकाउंट के हिसाब से आपको 10 लाख का टैक्स देना है, इनकम टैक्स के हिसाब से आपको 15 लाख का टैक्स देना है। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट आता है ना, उसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स बोलते हैं। तो वो जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अगर आपका बना है, वो जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, वो आप यहाँ पे शो करोगे, कहाँ पे, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज के अंदर आप शो करोगे। अलग से ही इसका हेड बनेगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज का आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोविजंस की बात कर रहा हूं। अगर कोई प्रोविजन बना रखा है आपने, लंबे टाइम का कोई प्रोविजन बना रखा है, कोई लंबे टाइम का कोई प्रोविजन बना रखा है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, एक वर्कमैन कंपनसेशन आपने सुना होगा, तो उस टाइप का अगर आपने कोई प्रोविजन बना रखे हैं लंबे टाइम के खर्चे, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि वो फ्यूचर में आपको, जैसे ग्रेजुटी, कभी कभार कोई प्रोविजन बनता है ग्रेजुटी के लिए कि आपको ग्रेजुटी पे करनी है अपने एम्प्लॉयज़ की। अब वो ग्रेजुटी आज तो पे नहीं करनी, वो जब एम्प्लॉय रिटायर होंगे तब पे करनी है आपको। तो उस केस के अंदर आप क्या करते हो, आप एक प्रोविजन बनाते हो, तो वो वाला जो प्रोविजन होता है ना, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहलाता है। और अगर कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ना, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है कि थोड़े टाइम के लिए बना रखा है ये प्रोविजन, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर डालोगे। देखो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटीज में,
उसके बाद इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा बच गया वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में बच जाएगा। अगर कोई लंबे टाइम का है और इन बाकी ए सी और डी, ए सी और डी इस पॉइंट के अंदर कवर नहीं हो रहा, ओहो ए सी मैं क्या कह रहा हूं, एक सेकेंड, ए बी और डी, ए बी और डी इनमें अगर कोई कवर नहीं हो रहा तो वो अदर में चला जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर चला जाएगा। इसका कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एग्जांपल कहीं गिवन होगा। जैसे कि अगर कोई ट्रेड पेबल्स है, आपके कुछ क्रेडिटर हैं जो लंबे टाइम के क्रेडिटर हैं, लंबे टाइम के क्रेडिटर हैं, जैसे आपने किसी से माल उधार परचेज किया है लेकिन वो लंबे टाइम का, आपने बोल दिया 2 साल बाद में पेमेंट करूंगा, तो लंबे टाइम का क्रेडिटर हो गया ना, तो उसको कहां पे दिखाओगे आप, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिखाओगे। याद करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसको 3-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। और अगर कोई शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आते हैं तो वो यहां पे आ जाएंगे, और ट्रेड पेबल तो यहां पे है ही। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने लायबिलिटीज की साइड कवर कर ली। एक बार एसेट की साइड देखते हैं। अब असेट्स की साइड के अंदर देखो, असेट की साइड के अंदर 2 ही हिस्से बनाए हुए हैं। 2 हिस्से कौन से बनाए हुए हैं, एक तो नॉन करंट लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट हो गई लंबी, जो लॉन्ग रन वाली हो गई, और करंट एसेट्स हो गई आपकी, करंट एसेट्स आपकी हो गई जो शॉर्ट टर्म की है, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सी आइटम आएंगी, सबसे पहले आएगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर भी 2 चीजें, फिक्स एसेट्स के अंदर भी 2 चीजें। पहला तो आपका क्या है, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिसको आप टच कर सकती हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स के अंदर शो होंगी। अगेन मैं बता रहा हूं, अगर टेंजिबल एसेट्स आपकी हो सकती हैं 5 तरह की हो, आपको यहां पे सिर्फ टोटल लिखना है, आपको सिर्फ यहां पे टोटल लिखना है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपको नोट्स टू अकाउंट के अंदर देना है। फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आप जानते हो, जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, वो सारा का सारा आपका पेटेंट हो गया, आपका इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे रिलायंस कंपनी के अंदर मैंने 5 लाख इन्वेस्ट करके छोड़ दिया 20 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, तो उसे कहेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यहां पे करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट भी है। करंट इन्वेस्टमेंट वो हो गई जो छोटे टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट कर रखा है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को लंबे टाइम के लिए लोन दिया हुआ है, आपने किसी को लंबे टाइम, क्योंकि असेट साइड पढ़ रहे हैं ना, असेट साइड पढ़ रहे हैं, तो आपने किसी को लंबे टाइम के लिए लोन्स दिया हुआ है या एडवांसेस दिए हुए हैं, जैसे अपने एम्प्लॉय को एडवांस दे दिया, तो वो सारा का सारा वो यहाँ पे आएगा। अगर लंबे टाइम का दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म का दिया हुआ है तो वो यहाँ पे आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। फिर अगर इन सारी जगह पे अगर कोई कवर नहीं होगा कोई आइटम, तो वो कहाँ पे कवर हो जाएगी, वो यहाँ पे कवर हो जाएगी अदर के अंदर। अगर ऊपर वाली की लॉन्ग रन की कोई एसेट है और वो इनमें कवर नहीं हो रही, इन सब चीजों में कवर नहीं हो रही, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी अदर्स के अंदर। फिर उसके बाद सिमिलरली अगर आप करंट एसेट्स के अंदर आप जाओगे, करंट एसेट्स के अंदर आपके पास सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद इन्वेंटरीज हो गया। इन्वेंटरीज आप जानते हो, स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका यहाँ पे शो होगा। अब बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे ना, वही जो स्टॉक है वो इन्वेंटरीज के उसमें दिखाया जाएगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया आपका। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, वही आपके जो डेटर हो गए वो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आ जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आपका कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, ये दोनों चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा। जो बैंक का बैलेंस भी है, बैंक का बैलेंस भी अगर आपका जो है वो आपका कहां पे शो करोगे, आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही शो करोगे। और फिर अगर इनमें से अगर कोई भी आइटम इनमें कवर नहीं होती तो आपको यहां पे कवर करनी है।
ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप ये वाले इसके नोट्स पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो सब कुछ बता रखा है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी क्या चीज़ें आएंगी, ये देखो बता रहे अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। अगर कोई डिविडेंड है जो आपने अभी पे नहीं किया, अनपेड डिविडेंड, तो वो आपका क्या आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, बोलो यस क्लियर है। तो और अदर करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं, अदर करंट एसेट्स की बात करूं, तो अदर करंट एसेट्स के अंदर जैसे आपका एक्रूड इनकम हो गया, जो आउटस्टैंडिंग इनकम थी, जैसे रेंट वगैरह हो गया, आपको रेंट रिसीव करना था, रेंट रिसीव करना था, या इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट आपका एक्रूड अभी है, ठीक है, तो वो अदर करंट एसेट्स के अंदर आएंगी, क्योंकि वो जल्दी मिल जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि 3 साल तक मिलेगा ही नहीं, 2 साल तक मिलेगा ही नहीं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपका, या प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, वो अदर करंट एसेट्स के अंदर आपका आएगा, कवर होगा। ठीक है, एक और चीज है जो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है ना, कंटीजेंट लाइबिलिटी वगैरह होती है, वो हम यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते, उसको हम अलग से ही कंटीजेंट लाइबिलिटीज का एक नोट दे देते हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए बता रहा हूँ, हम यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो करते, जैसे वहाँ पे भी शो नहीं करते थे ना, यहाँ पे भी शो नहीं करते, यहाँ पे अलग से एक नोट बना के दे देते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड, कि हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं ये भी बता देता हूँ। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जैसे अगर आपका किसी के साथ कोर्ट में केस चल रहा है और आपको पता ही नहीं है कि आप जीतोगे या हारोगे, तो उसे कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी, तो उसको भी आपको अलग से ही मेंशन करना पड़ता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। तो ये एक बारी पढ़ लेना इसको, ये सारी जब सारी चीज़ों को आप एक बारी रीड करोगे तो ही जाके याद होगा आपको, अगेन एंड अगेन आप रीड करोगे तो ही जाके याद होगा। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ये वाला होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 1 होमवर्क है आपका, आपको कुछ नहीं करना, बस ये आइटम चेक करनी है और इसको किस कैटेगरी किस हेड के अंदर डालना है वो आपको ये मेंशन करना है। इस तरह से आपको इसका आंसर करना है। बताओ क्वेश्चन हो जाएगा।